या सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्रीव कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का एग्रीव क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जो एमपीपीएटी एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट फिजिक्स है, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये वाला वीडियो वन शॉट रहने वाला है बेटा। जैसे मैंने बोला था कि मैथ्स और मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स थे वो ना 3-4 लेक्चर्स बना करके उसको कंप्लीट करा है, लेकिन ये फिजिक्स का जो है वन शॉट रहने वाला है। इसमें हम लोग फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि पीएटी एग्जाम में पूछी जाने वाली है, उसको सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ अगर जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया तो उसको पीएटी के लिए फिर फिजिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहीं से भी कोई भी तरीके की फिजिक्स उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन वो यहाँ से सॉल्व कर लेगा। आज की क्लास उसको एंड तक देखना है बस। और फिजिक्स के 25 में से 25 नंबर वो इजीली ला सकते हैं ना। तो वन बाय वन आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको आपको नोट भी करते जाना है। साथ ही साथ पूरा लेक्चर वीडियो को देखना है। हो सकता है 1 घंटे का हो, 1 से 1.5 घंटे का, लेकिन पूरा हम लोग फिजिक्स इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पीएटी एग्जाम के लिए, किसके लिए, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स को हम लोगों ने जो ऑफलाइन सेंटर्स में बताया था, तो ये ऑफलाइन सेंटर में संबंध नोट्स भी बताई थी चीजें। ये विजिबल है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा क्योंकि इसके हम लोगों ने फोटो खींच के इस नोट्स की यहाँ पर डाला है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इस नोट्स का। ये हमारी ऑफलाइन सेंटर की क्लासेस की नोट्स है। ठीक है, और सारी चीजें मैं इसमें वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। तो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, कि एक्चुअली फिजिक्स होता क्या है। एक्चुअली फिजिक्स होता क्या। तो भौतिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले तो भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का हम लोग अध्ययन करते हैं। द्रव्य और उसकी ऊर्जा। द्रव कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने बचपन से पढ़ता है। द्रव होते हैं बेटा 3 प्रकार के। द्रव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जब हम लोग द्रव की बात करते हैं तो द्रव यानी एक लिक्विड हो जाता है, लेकिन अब जब द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ठोस, और इसी में आता है द्रव, और एक होता है बेटा गैस। एक होता है क्या? गैस। इन तीनों का हम लोग अध्ययन करते हैं, और इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इससे जो एक ऊर्जा एनर्जी निकलती है, उसका हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। तो वह द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों को अध्ययन करता है। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, और तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस अनुभव की जाती है ना। ठीक है, तो वो द्रव्य होता है। उसी के बाद में सबसे पहले जो डेफिनेशन आई है बेटा, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का होता है ना। द्रव्यमान एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। कि उसमें कोई भी एक वस्तु है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए, एक मैंने क्या लिया बेटा, बॉल लिया। एक मैंने क्या लिया? बॉल। अब इस बॉल में, ये एक सिंपल सी बॉल है। अब इस सिंपल सी बॉल को अगर मेरे को वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें जितना भी लिक्विड भरा हो, या जितना भी इसमें कोई भी जो मटेरियल भरा हो, तो जितना मटेरियल भरेंगे, वो जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल भरेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। तो इसी को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वस्तु का भार, किसी भी वस्तु का भार, कितनी वो वस्तु भारी है, वही उसका क्या कहलाता है? उसमें द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान इससे कंप्लीट हुआ। ये सदैव नियत राशि रहती है ना, ये कांस्टेंट रहता है। अगर मान लो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, मान लो एक वस्तु है हमारी, इसका द्रव्यमान हमने 3 kg है, और हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करते, और कोई भी इसमें हम लोग चीजों को बिना छेड़े इसको क्या करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते, तो इसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है ना। तो आपको याद रखना होगा, द्रव्यमान नियत रहता है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, भार। भार क्या होता है? भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। भार वह एक ऐसा प्रकार का बल है जिससे जो क्या करती है, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर कौन सा बल होता है? मैंने अभी ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि पृथ्वी में हमारा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का ही काम क्या होता है कि वो किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। क्या कर रही है? कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक चीज है, उसको अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित करने का काम कर रही है ना। तो वही होती है चीजें। तो भार की डेफिनेशन देखिएगा, वह बल जिसे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब कोई भी एक वस्तु में जो एक बल लग रहा है ना, तो भार बराबर होता है W बराबर M इंटू जी। अब यहां मैंने लिखा हूं W बराबर M इंटू जी। तो M क्या होता है इसमें? M इज रिप्रेजेंटिंग द द्रव्यमान, है ना। M क्या करता है? द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। और G क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिखवाया भी होगा कि M इज शोइंग द द्रव्यमान, और G क्या करता है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो भार समझ में आया किसी भी वस्तु को, क्योंकि अब भार से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भार एक्चुअली होता है। तो भार क्या बराबर
द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, ये हमारा क्या होता है, भार होता है। ठीक है, इसी के बाद में अगर मैं भार का मान बताऊं तो भार का गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है ना। तो जितना मान गुरुत्वीय त्वरण का होगा, और गुरुत्वीय त्वरण ऐसा होता है कि अगर मान लो हमारी एक कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर, पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है। पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8, है ना, 9.8 न्यूटन। ये हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का भार या फिर बल, है ना। तो ये निर्भर किस पे करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे तो इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। जैसे ही हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, जैसे भूमध्य रेखा हमारी, इससे हम लोग यहाँ पर दो ध्रुव होते हैं। हमारे पृथ्वी में क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। अभी हम आगे जाएंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसको। पृथ्वी में हमारे दो ध्रुव होते हैं। तो जैसे ही भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। तो ये समझ में आया आप सभी को कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, और यहाँ पर भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस त्वरण का मान भूमध्य क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। इसी के आगे देखेंगे, भार का जो मान होता है बेटा वो हमेशा अपरिवर्तित होता है। भार का मान जो होता है हमेशा अपरिवर्तित होता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, अभी मैंने बताया आप सभी को कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है ना। तो भाई निश्चित द्रव्यमान और निश्चित त्वरण के साथ अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोनों, जब क्वांटिटी ही निश्चित है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका भार आएगा, W बराबर एम जी, एम का मान निश्चित है, जी का मान निश्चित है, तो W का मान भी तो निश्चित ही होगा ना। क्योंकि जब इसमें चेंजेस हो ही नहीं रहा है तो इसमें चेंजेस क्यों होगा, जब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसमें चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर यहाँ पर लिखा है बेटा भार का मान परिवर्तित, हाँ, भार का मान परिवर्तित होता है। अच्छा, भार का मान परिवर्तित होता है लिखा है ना। ओके, और ये निश्चित रहता है। दूसरी चीज मैंने बताया कि हाँ, भार का मान जैसे जैसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग करेंगे, अब अलग अलग द्रव्यमान होता है ना, अलग अलग द्रव्यमान के लिए भार का मान चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को चीजों को समझना है। ठीक है, सारी चीजें विजिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा भौतिक राशियों के बारे में। जस्ट सेकेंड, ओके, सॉरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। एक्चुअली भौतिक राशियां क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, क्या किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो भौतिक राशियों को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, भौतिक राशियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल राशि। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। सबसे पहली जो भौतिक राशि होती है बेटा वो अदिश राशि होती है। आपकी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, कि एक परिमाण की जो आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग कहते हैं अदिश राशि। मतलब किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया अभी तक कि किसी भी राशि को अगर हम व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसमें हम लोग को दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए और उसका परिमाण का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हमको केवल परिमाण की, उसके हमको रिजल्ट की जरूरत पड़ रही है केवल, है ना, हमको कोई मतलब नहीं कि कौन सी दिशा में हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर हमसे इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वाली जो राशि होती है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे अदिश राशि का एग्जाम्पल है समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, ये क्या हमारा अदिश राशि का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं बेटा सदिश राशियों के बारे में, नेक्स्ट मैं बात करूंगा सदिश राशि। तो सदिश राशि की वही डेफिनेशन है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। मतलब एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है कि अगर हम लोग उसमें डायरेक्शन को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिजिक्स। उससे आप लोग फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो भाई जैसे सदिश राशि होती तो इन्हें व्यक्त करने के लिए किस किस की दिशा की आवश्यकता है। जैसे इसमें हो गया विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये सब सारी क्या है, सदिश राशियों के एग्जाम्पल, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो इसको देखिएगा, तो त्वरण क्या है, त्वरण एक आपकी सदिश राशि। मैंने अभी बताया कि त्वरण अगर हम किसी भी दिशा में लगाए, त्वरण होता है क्या, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब भाई किस दिशा, एक एग्जैक्ट दिशा में ही हम लोग को बल लगाना पड़ेगा ना। वेग में अगर वेग, वेग क्या है, राशि है, तो वेग जो है सदिश राशि होने की वजह से इसमें त्वरण भी क्या हो गया, सदिश राशि होगी। तो त्वरण तो है, वेग भी है, विस्थापन भी है ना। तो वेग, त्वरण और विस्थापन तीनों एग्जाम्पल दिए। और ये क्या है, ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा भाई क्या है, ये अदिश राशि, अदिश राशि। केवल हमको ऊर्जा का रिजल्ट चाहिए रहता है ना। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है
है ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स में पूरा, यहाँ पर सिलेबस आपको पीएटी के सिलेबस में सारी चीज़ें 1 बाय 1 तौर पे दी हुई है, तो विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दो राशियों का पता चल गया कि दो राशि क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, और यहाँ पर ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका आता है बेटा, ये मात्रक से आता है। ये पहला चैप्टर है आपके पीएटी एग्जामिनेशन के लिए, वो बेसिक था, बेसिक पढ़ना जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ से देखिए मात्रक, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मात्रक की अगर मैं बात करूं तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर भौतिक राशि तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मात्रक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि भाई किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम लोग को बताना है किसी भी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना, तो उसके लिए एक नाम की जरूरत होगी, है ना। कि भाई इसका एक लड़का है, एक क्या है, लड़का, लड़का भी क्या हो गया, मात्रक हो गया, लड़की भी क्या हो गई, मात्रक हो गई। इसी तरीके से अगर मेरे को उसको एक खास तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये लड़के का नाम सूरज है, सूरज क्या हो गया, मतलब किसी भी, इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे वेग हो, त्वरण हो, या डिफरेंट टाइप की कोई भी क्वांटिटी हो, तो उनको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसमें एक यूज करते हैं बेटा मात्रक का। मात्रक आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं, हाँ, यहाँ पर मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, है ना। केवल जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको किसी भी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल मात्रक। मूल मात्रक मतलब कि किसी और के द्वारा ये उत्पन्न नहीं होते, ये स्वयं से उत्पन्न किए गए, है ना। जैसे कि कौन कौन से मूल मात्रक हैं आपके, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, ये कौन से हमारे, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। द्रव्यमान, अब द्रव्यमान में किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, किसी भी वस्तु में लगा हुआ कार्य में लगा हुआ समय भी निश्चित होता है, लेंथ भी निश्चित होती है, जब तक कि हम लोग उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, जब तक कि। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वहीं पर अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। मूल मात्रकों से जाकर के ये आपका ये बनता है ना, मूल मात्रकों की हेल्प से जो है ये आपके बनते हैं, क्या बनते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। ये क्या बनते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, किससे, मूल मात्रकों की हेल्प से। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके, ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक, मतलब मूल मात्रकों की हेल्प से बने ना। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल की अगर बात करो तो लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई को हम लोग मापते हैं एल से, लेंथ, चौड़ाई भी क्या होती है, एल होती है, लेंथ। तो यहाँ पर आ गया ना, दो लंबाई को मतलब मिलाने पर हमारा क्या बना, ये बना क्षेत्रफल बना। उसी प्रकार से आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, फिर चाल वेग बटे समय, या सॉरी, हाँ, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो गया, दूरी भी हो गया लंबाई, और ये समय। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, ये क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब व्युत्पन्न मात्रक में हमें मूल मात्रक मिलेगा ही, क्योंकि मूल मात्रकों से ही जाकर के व्युत्पन्न मात्रक बनता है। एग्जैक्टली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, दो तरीके के मात्रक होते हैं। व्यक्त करने की यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है तो मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रकों से बनता है, ठीक है। अब मात्रकों की पद्धतियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, और फिजिक्स में कौन कौन सी पद्धतियों के द्वारा मात्रकों को बनाया गया। हमने ऑफलाइन सेंटर में इनको बताया है ना, डीप में डिस्कस की, क्योंकि ऑफलाइन एक चीज अलग हो जाती है, ऑनलाइन में चीजें क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है और तेजी से हो जाती है ना। तो ऑफलाइन का मजा अलग होता है, ऑफलाइन में चीजें 1 बाय 1 डिस्कस की जाती है, और बहुत अच्छे से उसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। साथ ही में हम मात्रकों की अगर मैं पद्धतियों की बात करूं तो हमारी तीन प्रकार की मात्रक की पद्धति, एक एमकेएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अगर एमकेएस पद्धति की बात करूं बेटा तो एमकेएस पद्धति में एमकेएस, है ना, एम से आता है आपका मीटर, के से आता है किलोग्राम, और समय से आता है सेकंड, एस से आता है सेकंड। तो बस जैसे दूरी, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए एमकेएस पद्धति बनाई गई है, तो इसी तरीके से एमकेएस में दूरी को मीटर से मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है, समय को सेकंड से मापा जाता है। इसमें ये चीज बताया गया। फिर बात आती है आपकी सीजीएस पद्धति। कौन सी आती है, सीजीएस पद्धति। फिर जो सीजीएस पद्धति में जो दूरी होती है, दूरी को हम लोग सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर से मापते हैं। दूरी को हम लोग सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को ग्राम से मापते हैं, और समय जो होता है उसको हम लोग नापते हैं किसे, सेकंड से। तो वही एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड से मापा जाता है। उसी के बाद में यह पद्धति जो है फ्रांस में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगर सीजीएस पद्धति की बात करें, जैसे हमारे भारत में हम लोग यूज क्या करते हैं,
एमकेएस पद्धति का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इस तरीके से हम लोग भारत में ज़्यादा यूज़ करते हैं एमकेएस का। बट जो फ्रांस है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा ये सीजीएस पद्धति का हम लोग यूज़ करते हैं ना, सीजीएस का यूज़ करते हैं ज़्यादा मैक्सिमम। ये सीजीएस पद्धति वहाँ से आ गई। उसी के बाद में नेक्स्ट क्या देखे तो बेटा एफपीएस पद्धति। एफपीएस मतलब फुट पॉइंट सेकंड। एफपीएस पद्धति आपकी होती है फुट पॉइंट सेकंड। तो एफपीएस पद्धति में अगर मैं बात करूँ तो एफ में मतलब होता है फीट, दूरी को नापा जाता है फीट से, द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड से, और समय को मापा जाता है सेकंड से। एफपीएस पद्धति मतलब ये यहाँ एफपीएस पद्धति के एग्जाम्पल होते हैं। साथ ही साथ में इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जो एफपीएस पद्धति होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। मतलब कि एक प्रकार की ब्रिटिश पद्धति की, ब्रिटिश लोगों ने इसको लाया था तो इसलिए बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पढ़ना है बस। आजादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी, जिसमें 1 फीट बराबर, अगर देखिए यहाँ पर आपको कभी पूछ लिया एग्जाम कि 1 फीट बराबर कितना होता है, तो 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48। मैंने लिखा है अभी था ना फिजिक्स की क्लासेस में, मैंने शुरू शुरू में सारी चीजें वहां पर कवर किया था। जो भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के बच्चे देख रहे हैं उनको ये चीज पता होगी। फिर 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 2.2 एलबीएस। एलबीएस क्या होती है, ये मास की एक यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। जब भी आप आगे पढ़ेंगे इसको तो वहां पर आपको इनको पता होगा। तो ये आपको याद रखना है, 1 किलोग्राम बराबर कभी अगर एलबीएस के फॉर्म में पूछा तो 2.2 एलबीएस के फॉर्म में आपका ये होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई आपकी कि दो पद्धति, 3-4 पद्धतियां होती है। फिर इसी को मिला मिला के अलग अलग टाइप की पद्धतियां बना दी गई है ना, अलग अलग तरह की पद्धतियां बनाई गई जिसमें फिर इसको डिस्कशन किया गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब एक आता है बेटा देखिए, अब अलग अलग पद्धतियां बनाई गई थी फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पद्धतियां बनाई गई। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके से चीजें चलने लगी। तो अलग अलग चीजों को देख करके एक बार मीटिंग बैठा ली गई। मीटिंग बैठाने के बाद वहां पर एक डिस्कशन किया गया, ग्रुप डिस्कशन किया गया। वहां पर बताया गया कि भाई हम लोग पूरी पद्धतियों को मिलाकर केवल एक ही पद्धति बनाते हैं, और एक पद्धति बना करके उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसा ही यूज करने के लिए आप लोगों के लिए बनाई दी गई लास्ट में एक एसआई पद्धति का निर्माण किया गया। सारी संगठन बैठे। तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा, 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया है ना। 1960 में जिनेवा में इसका एक आयोजन किया गया और इसको वैश्विक यानी पूरे विश्व में एक ही पद्धति का प्रचलन चलेगा, है ना। पहले एमकेएस, सीजीएस। अब क्या होता है, अलग अलग चीजें चलती है। जैसे हमारे यहाँ पर अलग इंग्लिश बोली जाती है, फिर ब्रिटिश शासन ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, तो अलग अलग कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी, है ना। जैसे हमारे यहाँ किलोग्राम में बात करते थे तो हमारे यहाँ 1 किलोग्राम बोलते थे तो 1000 ग्राम बोलते थे। हमारे यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग, उनको वो समझ में ही नहीं आती थी चीजें, है ना। तो अब भाई अनपढ़ लोग चले गए कि अब बोले कि 1000 ग्राम शक्कर लिखा हुआ है, 1000 ग्राम, तो वो डर जाएगा, है ना। अब उसको पता है कि 1 किलोग्राम होता है, अब 1000 ग्राम होता है। कई कई लोगों को पता नहीं होता, तो दैट्स वाई फिर पद्धतियों को निर्माण किया गया ऐसा ही पद्धति। तो इसको बोलते थे इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। एमकेएस पद्धति का इसको परिवर्तित रूप है। एमकेएस को ही चेंज करके एसआई पद्धति बनाया गया। ठीक है, एमकेएस पद्धति का ही चेंजेस करके एसआई पद्धति बनाया गया। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है। जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में आपके 7 मूल मात्रकों को रखा गया। ठीक है, 7 मूल मात्रक से, जिसमें पहला आता है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है इसमें किलोग्राम, इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका लंबाई, लंबाई को आप लोग मीटर बोलते हैं, मीटर इसका मात्रक होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है आपका समय, समय को नापा जाता है स्मॉल टी से, समय, है ना। उसके बाद आता है तापमान, उसके बाद आता है विद्युत धारा जिसको एम्पियर से, तापमान का जो होता है बेटा केल्विन, केल्विन को कैपिटल टी, है ना। टेम्परेचर होता है। फिर विद्युत धारा एम्पियर, तो एम्पियर के लिए ए। फिर ज्योति की तीव्रता कैंडेला, उसको सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सी डी, स्मॉल सी और डी से। फिर पदार्थ की मात्रा मोल, तो एम ओ एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 7 मात्रक होते हैं ना, 7 मात्रक एसआई पद्धति के अनुसार बनाए गए। और ये बोला गया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वैश्विक तौर पे इन राशियों का यूज करके हम लोग जो है हर जगह पर इनका यूज करेंगे। भाई टेम्परेचर को टेम्परेचर ही बोला गया, यहाँ भी वही बोला गया। पेरिस में जाओ, ब्रिटेन में जाओ, लंदन में जाओ, कहीं भी जाओ, टेम्परेचर को टेम्परेचर ही बोला जाएगा। और उसको केल्विन से नापा जाएगा या डिग्री सेल्सियस से नापा जाएगा, बस। ठीक है, फ़ारेनहाइट से, डिग्री से, अब अलग अलग तरीके से मापा भी जाता है, लेकिन होता है ना। तो यहाँ तक आपके 7 मात्रक आपको पता होंगे कौन कौन से।
द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके डायरेक्टली यूनिट से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूछ लिया कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, पदार्थ की मात्रा का सही मात्रक क्या है, तो आपको बताते आना चाहिए कि पदार्थ की मात्रा की अगर बात करें तो पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है क्या, कैंडेला। ठीक है, तो आपको ये चीजें बताते आना चाहिए। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब अगली बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है दूरी का मात्रक। आपके दूरी के कौन कौन से मात्रक है, तो दूरी के मापने के लिए भी अलग अलग प्रकार के मात्रक बनाए गए थे। तो दूरी को मापने के लिए जैसे एक होता है खगोलीय, एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, एयू मतलब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है ना, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। ये क्या है फिजिक्स में, ये अब खगोलीय दूरी ना, खगोल शास्त्री जो करते थे, तो एक दूरी मतलब एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर एक खगोलीय दूरी बराबर होता है आपका 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होता है। उसी के बाद में फिर दूरी को मात्र नापने के लिए एक प्रकाश वर्ष से भी नापा गया। फिर लोगों ने प्रकाश वर्ष से नापा। प्रकाश वर्ष से कब नापा जाता है, ब्रह्मांड की दूरी नापा जाता है। अगर ब्रह्मांड की इकाई हो उसको प्रकाश वर्ष से, तो एक वर्ष में प्रकाश की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लाइट वर्ष बोलते हैं। और 1 लाइट वर्ष बराबर होता है, लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर ये एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डायरेक्टली याद रखना है। फिर हम बात करते हैं पारसेक। तो यह दूरी को सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो है दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक बनाया गया था, पारसेक। ठीक है, तो पारसेक जो होता है, एक पारसेक बराबर होता है बेटा आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर ये होता है। इसका प्रयोग खगोल पिंडों के मध्य दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। मतलब जो अगर मान लो सौर मंडल है, सौर मंडल में सूर्य है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, वरुण है, अरुण है, वरुण है ना, बृहस्पति, मंगल, बुध, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इनको मापने के लिए अब हजारों करोड़ों मीटर की दूरी होती है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, पारसेक का, है ना। तो फॉर द यूज ऑफ खगोली पिंड, खगोली पिंड क्या क्या होते हैं, तारे हो सकते हैं, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, तो इनको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, पारसेक का, है ना। तो खगोली इकाई हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया और पारसेक हो गया। यहाँ पे आपको दूरी मापने की तीन मात्रक आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ तक आपका जो मात्रक वाला जो चैप्टर था, यहाँ से मात्रक के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। अभी और आगे जाने के बाद मापन एवं मात्रक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और हम लोग इसमें चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स में इस चैप्टर से केवल इतना ही इंपॉर्टेंट था और इतना ही क्वेश्चन आते हैं। क्रैश कोर्स में आपको इतना ही पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी कम समय बचा है, इसलिए। ठीक है, अगला हमारा जो है चैप्टर है बेटा एक गति, मोशन, है ना। अगला चैप्टर हमारा गति, इसको हम लोग बोलते हैं मोशन। हाँ, तो गति के लिए अब सबसे पहले हमको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखना होगा, गति होती क्या है, गति क्या होती है ना। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करें तो गति के बारे में। गति को ही हम लोग बोलते हैं मोशन। किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और 30 समय बाद वही वस्तु कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो समय के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ में क्या हो रहा है, ये एक वस्तु का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जा रहा है, विस्थापन हो जा रहा है। और समय के साथ में उसमें क्या हो जा रहा है, परिवर्तन। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है मतलब उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अपने आप तो होगी नहीं, चेंजेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या होते हैं, गति। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है ना। अब अलग अलग इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग सोच सकता है कि एक वस्तु उसके लिए गतिशील है, एक वस्तु उसके लिए विराम में। ये तो बेसिक चीज है ना। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। गति की अवस्था का मापन, जैसे अगर मेरे को यहाँ से इस वस्तु को मैंने यहाँ पर ले गया, तो भाई मैं मूल बिंदु इसका क्या होगा, जहाँ उसकी प्रारंभिक स्थिति होगी, जहाँ पर पहले रखा हुआ था। तो हमेशा इससे, क्योंकि हम लोग को इसमें कितने दूर गया, कितनी पास गया, वो सारी चीजें निकालना पड़ता है। तो गति में ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी कि गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा गति के प्रकार की, तो आपकी गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है सरल आवर्त, सरल रेखी गति। पहला है सरल रेखी, मतलब एक सरल रेखा में कोई भी एक बिंदु से कोई वस्तु सरल रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखी गति। वाहनों का रोड पर चलना, ये क्या है, एक सरल गति है। फिर एक व्रत, व्रत भी क्या है, एक सरल रेखी गति का एग्जाम्पल है ना। सरल रेखा मतलब सरल रेखा से गति कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है या सरल रेखा से गति कर रहा है, उसको हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखी गति। ये एग्जाम्पल है सरल रेखी गति का। ठीक है, ओके। इसी के बाद में आता है एक व्रत,
वृत्ताकार गति या वर्तुल गति। इसमें वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करती है। अगर मान लो एक वृत्ताकार पथ क्या होगा, इस तरीके से होगा गोला, यहाँ पर चौराहा होता है, यहाँ से कोई गाड़ी गई है, ऐसा घूमते 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 वहीं पर वापस आ गई, ये क्या हुआ, एक वृत्ताकार गति। तो वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, बार बार गति कर रहा है, उसी को वृत्ताकार गति कहते हैं। उसी के बाद में नेक्स्ट आता है बेटा दोलनी गति। दोलनी गति जैसे पेंडुलम। पेंडुलम मतलब कि अब दोलनी गति को चलो रिप्रेजेंट अगर मैं करूँ, जस्ट सेकंड, दोलनी गति को अगर मैं बताऊँ तो दोलनी गति कैसी कि भाई घड़ी के नीचे इस तरीके से दोलन लगा होता है ना, दोलन लगा होता है। ये दोलन क्या होता है, इधर जाता है पहले फिर इधर आता है ना। ये क्या होता है, दोलन जो है पहले इधर जाता है फिर इधर आता है, तो यहाँ पर भी एक दोलन आ जाता है, फिर यहाँ दोलन आ जाता है। तो ये जो वाली गति होती है पेंडुलम की, इस गति को हम लोग बोलते हैं दोलनी गति या सरल आवर्त गति भी इसे कहते हैं। अभी हम लोग सरल आवर्त गति का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें इसी को ही हम लोग सरल आवर्त गति भी कहते हैं। ठीक है, इसे दोलनी गति है, सरल आवर्त गति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया बेटा चाल। अगला आपका आता है चाल। चाल क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। यह एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है ना। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को भी चाल कहते हैं। चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल को ही हम लोग वेग कहते हैं, वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दोनों चीज एक ही है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बच्चे ऑफलाइन सेंटर में परेशान हो रहे थे, सर आपने तो वेग पढ़ाया हुआ था, चाल का भी यही डेफिनेशन है, वेग का भी, तो ये दिक्कत मतलब होता वही है, दोनों चीज वही है। चाल हम लोग जब जैसे यूज करते हैं, जैसे ट्रेन हो गया, बहुत सारी ऐसे अच्छी स्पीड में कोई चीजें चल रही है, तो उनके लिए हम लोग चाल का यूज करते हैं। बाकी वेग, तो वी बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। कोई वस्तु क्या कर रही है, एक निश्चित मार्ग पर अपनी गति को कर रही है ना, एक निश्चित गति कर रही है, उसी में हम लोग क्या समय को अगर ऐड कर दे कि एक समय इतने एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एस इज रिप्रेजेंटिंग द विस्थापन, है ना, विस्थापन हो रहा है वस्तु में, क्या हो रहा है, विस्थापन, है ना। चाल क्या हो गया, दूरी बटे समय, इसी को वेग भी कहते हैं, आपको याद रखना। उसी के बाद में आता है विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य एक सरल दूरी। विस्थापन एक इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य सरल रेखीय दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। कैसे, चलो मैं इसको समझाता हूँ। एक बिंदु को मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया ए, एक बिंदु ए पॉइंट पे समय के बाद कुछ समय हम लोगों ने इसको दिया और इसमें कुछ परिवर्तन किया, तो यहाँ समय के साथ उस वस्तु की जो डिस्टेंस है यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, ए से कहाँ तक चले गया, बी। तो ए से बी तक जाने में, है ना, उस वस्तु का कहा क्या हो गया, ये वस्तु यहाँ पर थी फिर यहाँ चली गई, तो क्या हो गया, इस वस्तु का एक अंतिम बिंदु में चली गई। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु में ये जो दूरी इसने तय किया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इस आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 7 सेंटीमीटर, परंतु विस्थापन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले एक ए पर था, है ना, कोई एक बिंदु ए पर था, है ना, तो वो वहां से डिस्टेंस तय किया। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ से वो ए पॉइंट से ये सी पॉइंट तक गया, जो ए था सी तक, पहले वो नीचे गया फिर ऐसा गया। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो पहले उसने 4 सेंटीमीटर नीचे उतरा, 3 सेंटीमीटर आगे गया, तो यहाँ तक गया। तो हम लोग डायरेक्टली अगर इसको कैलकुलेट करें तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डिस्टेंस है। अगर यहाँ से यहाँ तक की हमने ए से सी तक की डिस्टेंस देखे कौन से कर्ण के फॉर्म में, तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको लगा कितना 7, तो विस्थापन कितना है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपको बस प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को माप लेना है, और कितना इसमें विस्थापन हुआ है वो इसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जितनी भी दूरी तय की होती है समय के साथ में, वो उसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्लियर है, ओके। उसके बाद में फिर वेग। वेग अभी बताया मैंने, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांत समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वही डेफिनेशन थी चाल की भी। ठीक है, और चाल और वेग में अंतर। अब देखिए चाल और वेग में अंतर क्या है, यह एक अदिश राशि, चाल क्या है, एक अदिश राशि मतलब चाल किसी भी, हाँ देखिए डिफरेंस पता होना चाहिए कि चाल कब हम यूज करने वाले हैं और वेग कब। तो चाल क्या है, यह एक अदिश राशि है, और वेग क्या है, एक सदिश राशि। मतलब चाल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको किसी भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, केवल हम परिणाम के बेसिस पे चाल को निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर वेग की बात करें तो यह एक अदिश, ये एक सदिश राशि। ठीक है, सदिश मतलब इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, इसके लिए हमको डायरेक्शन की, दिशा की जरूरत पड़े, है ना, दिशा की इसमें हमको जरूरत पड़े, तो दिशा की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये वेग का काम करे। अगला आ जाएगा, सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है। किसी भी वस्तु की अगर सामान्यतः मापेंगे तो चाल मापेंगे, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बस यार 4 किलोमीटर पर घंटे के 4 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है ना,
और ये गाड़ी इसमें 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसा चला रहा है। मतलब हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, कि किलोमीटर में हो रहा है, सेंटीमीटर में हो रहा है, तो वो हम लोग डायरेक्टली उसमें सामान्यतः वस्तु की हम लोग चाल को माप लेते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में किया जाता है। जो वेग होता है, अगर हमको किसी भी चीज को स्टडी करना है ना, कि एक बस की रफ्तार इतनी है, इतने किलोमीटर गई, इतने देर में गई, अगर हमको सारी चीजों का क्या करना है, स्टडी करना, तो स्टडी करने के लिए हम लोग वेग का यूज करते हैं। बाकी होता चाल ही है, ठीक है, बाकी होता चाल ही। तो यहाँ से आपको वेग और चाल क्लियर होगा। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर भी आपको होता है समय बटे दूरी बटे समय, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका त्वरण। त्वरण आ जाता है, तो हाँ, दूसरी चीज वेग का आपको मात्रक पता होना चाहिए कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। कभी इसका मात्रक पूछ लेता है, इसी को चाल बोलते हैं। तो वेग बराबर के दूरी बटे से मतलब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है क्या, वेग का मात्रक। साथ ही साथ में आप बात करेंगे बेटा त्वरण, त्वरण की बात करें। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, है ना। कि कोई भी एक वस्तु है, उसके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, उसको त्वरण कहेंगे, है ना। जो इसका वेग आ गया, वेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग v अपॉन टी। अब v क्या होता है, m अपॉन एस अपॉन सॉरी एस अपॉन टी होता है ना। जस्ट सेकंड, इसको मिटा दीजिएगा। v क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, बटे क्या आ जाएगा इसमें, फिर समय आ जाएगा, तो बटे समय में तो गुणा हो जाएगा इसका समय का। तो इसका अगर मैं मात्रक निकालू तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये क्या हो गया, वेग का त्वरण का मात्रक होगा। तो त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की तरह, अगर कोई वस्तु वेग में जा रही है तो उसमें कोई रुकावट पैदा जो करता है उसको वेग त्वरण कहते हैं, ठीक है, जो रुकावट पैदा कर रहा है। साथ में यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण भी पॉजिटिव होगा, मतलब त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा, तथा वेग में कमी होने पर त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वेग में अगर वृद्धि हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे किसको, त्वरण को। और साथ ही साथ अगर वेग में कमी हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी चीज, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन भी कहा जाता है। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड के ऊपर माइनस की घात लगी, तो यही जब ऊपर चले जाता है एम अपॉन एस स्क्वायर होता है। जब ये ऊपर चल जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसकी घात चेंज हो जाती है। मैंने आपने मैथ्स का अगर जो लेक्चर देखे होंगे तो मैंने घातांक और करनी में बताया था कि अगर किसी भी घात में ऊपर ले जाना है, किसी भी चीज में अगर घात लगी और उसको हमको ऊपर ले जाना है, तब ये चीजें यहाँ पर होती है, मैंने बताया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपकी सारी चीजें, यहाँ तक या सारी चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है एक समान सदिश राशि। अच्छा, तो जो त्वरण है बेटा, एक समान क्या है, सदिश राशि। अब जैसे वेग है तो वेग में परिवर्तन बोल रहा ना, चाल में परिवर्तन होता तो बात अलग हो जाती कि भाई अदिश बोल सकते थे। अब वेग में ही परिवर्तन हो रहा है डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सदिश राशि कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। आगे देखते हैं, एक समान त्वरण गति की बात करते हैं। अगला बात करते हैं एक समान त्वरण गति। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बेटा एक समान त्वरण गति, है ना। तो एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में अगर व्याख्या समीकरणों के माध्यम से की जाती है, तो समीकरणों के माध्यम से हम लोग जो है एक समान त्वरण गति की बात करते हैं। समीकरण क्या है, गति का पहला समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण यहाँ पर आप सभी के बीच में लिखा है। ये वाला जो होता है v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी बराबर, ये होता है हमारा गति का पहला समीकरण, ये होता है हमारा गति का पहला समीकरण। ये हमारा पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहां पर v जो है ये अंतिम वेग दर्शाता है। अगर किसी भी वस्तु का एक अंतिम वेग होता है और एक प्रारंभिक वेग है। अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ पर एक निश्चित मार्ग पर खड़ी है ना, जब इस कंडीशन में u बराबर इसका वेग हो क्या, जीरो, ये क्या होता है, u इसका क्या प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। जब हम लोग स्टार्टिंग में इसका वेग निकालते हैं तो इसको प्रारंभिक वेग, और यही वस्तु क्या कर रही, मोशन कर रही है, आगे की ओर क्या कर रही, गति कर रही है ना। ये वस्तु गति कर रही है और क्या गतिशील है, तो v बराबर यहाँ पर हो जाएगा t। और ये जो v में ये जो गति करेगी, कितने किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है, कितने डिस्टेंस से गति करेगी, वही हमारी क्या कहलाती है, अंतिम वेग कहलाता है। तो यहाँ पर ये गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद दूसरा समीकरण है गति का, वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, है ना। यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि पीएटी के एग्जाम में इतना ज्यादा ब्रीफ पूछेगा नहीं, है ना, लेकिन समीकरण पूछता है। समीकरण अगर आपको याद है तो आप लोग बस टिक मार के आना कि गति का दूसरा समीकरण है, तो गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर।
थर्ड नंबर पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 है, ऐसे गति का तीसरा समीकरण। तो इसको आप लोग बोलिएगा पहला, ये दूसरा, और ये क्या है तीसरा, है ना। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, जिसमें u बराबर होता है, तीनों में u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग है। अगर बात करूं बेटा v की, तो v क्या है, हमारा अंतिम वेग है। इसी के बाद बात करें s क्या है, t समय में होने वाली तय की गई दूरी। t मतलब क्या होता है, s को हम लोग हमेशा जो विस्थापन से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल डायरेक्टली यूज द s, हमेशा किसका यूज करते हैं, s का। उसी के साथ में आता है आपका क्या, त्वरण। त्वरण क्या हो गया, a को हम लोग त्वरण से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, सारी चीजों के एक समान त्वरण गति में आपकी गति के तीन समीकरण है। u बराबर प्रारंभिक वेग है, v बराबर अंतिम वेग है, s बराबर t समय में दूरी, जो तय की गई दूरी वो है, a बराबर आपका त्वरण है। तो यहाँ तक आपकी चीजें क्या हो गई, क्लियर हुई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, एक समान गति का तात्पर्य कि वस्तु समान समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। कि एक समान गति का जो तात्पर्य होता है कि एक जो वस्तु है वो समान समय में क्या करेगा, समान दूरी तय करेगा, है ना। कि मतलब समान समय मतलब कि एक दूरी है। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। यहाँ बोला है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है ना। एक रेलगाड़ी क्या है, स्थिर खड़ी, मान लेते हैं ये एक रेलगाड़ी, ये यहाँ पर क्या है, ये रेलवे ट्रैक है, ये क्या है, एक रेलवे ट्रैक है। और मान लेते हैं कि भाई मैथमेटिक्स वाले तो मानना रहता है, तो ये मान लेते हैं एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है, एक जगह स्थिर खड़ी है। रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट के बाद उसका वेग 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इस वेग तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक जगह पर पहले एक रेलगाड़ी खड़ी, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा u बराबर क्या होगा, 0, है ना। एक जगह पर खड़ी मतलब u बराबर क्या है, 0। प्रारंभिक वेग ही बोलेंगे ना उसको, कि भाई एक जगह खड़ी है तो उसका प्रारंभिक वेग कब निकालते हैं, जब वस्तु कहीं पर एक जगह पर खड़ी। तो प्रारंभिक स्थिति में u बराबर 0 है, और 10 मिनट हमने चलाया, t बराबर 10 मिनट तक हमने उसको आगे चलने दिया। और यहाँ पर जब गई 10 मिनट बाद वो रेलगाड़ी यहाँ पर जब आई, यहाँ पर आने के बाद उसका वेग कितना हो गया, v बराबर कितना हो गया, कितना बोला वहां, 72 किलोमीटर पर घंटे, 72 किलोमीटर पर आर यहाँ पर दिया। तो इसका वेग क्या हो गया, 72 किलोमीटर पर आर। तो v बराबर क्या हो गया, 72 किलोमीटर पर आर। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना। अब त्वरण ज्ञात करने के लिए गति का हमको एक इक्वेशन होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, जहां पर हमको v भी दिया हुआ है, u भी दिया है, a निकालना है और t हमको t भी दिया है ना। तो जो गिवन है तो ये वाला इक्वेशन लगा देंगे। तो जो सारी चीजें दी है तो हम लोग इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। वैल्यू को पुट कर देंगे। अब जैसे यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है, और अब मैंने अभी बताया था कि हम लोग को हमेशा क्या करना है, एसआई पद्धति का यूज करना है जब भी आप भारत में बात करेंगे, भारत में या पूरे विश्व में। तो ये अभी किलोमीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर सेकंड अभी एसआई पद्धति तो है नहीं, है ना। तो इसको हमने चेंज किया, क्या मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति मतलब एसआई पद्धति में। तो वी को हम लोग 72 किलोमीटर पर आवर को, जब भी आप आपको यहाँ याद रखना, जब भी आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड को अब मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करेंगे, तो क्या करना है आपको, 5/18 का गुणा कर देना है। जैसे ही आप 5/18 का गुणा करेंगे तो आप क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में चीज हो जाएगी। तो v बराबर क्या, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 72 गुणित 5/18 मीटर पर, तो यहाँ क्या 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड हो। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर क्या है, u प्लस ए टी। वी क्या है हमारा, v क्या आ जाएगा 20, v हमने कैलकुलेट किया यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड। u जो था प्रारंभिक स्थिति में ये 0 है, a का मान हमको निकालना है, और ये क्या दिया t इसका 600। यहाँ पर देखिए 10 मिनट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 10 मिनट, और 10 मिनट में ही 1 मिनट में कितना, 1 मिनट बराबर 7 सेकंड होता है। तो भाई 10 मिनट बराबर 10 गुणित 60 हो जाएगा। तो 10 गुणित 60 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा ना, 600 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बराबर ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1/30 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, 1/30 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, त्वरण आ गया। तो आप लोगों ने यहाँ से त्वरण निकाल लिया। जब भी आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया तो आप लोग और समय दिया, तो आपको सबसे पहले गति का पहला समीकरण लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी लगाया आप लोगों ने, और त्वरण का मान निकाले। अब आपको क्या ज्ञात करना है दूसरे इस कंडीशन में, कि तय की गई दूरी ज्ञात करना है। दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहेंगे, एस ज्ञात करना है। और एस कहाँ आता है, गति के कौन से समीकरण में एस का यूज होता है, तो गति के दूसरे दूसरे समीकरण में किसका यूज होता है, एस का, ठीक है। तो जो गति का दूसरा समीकरण है उसमें एस का यूज होता है। तो हम लोग गति का दूसरा समीकरण लिखेंगे। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है,
ये यहाँ पर इसको आगे करके लिखिए। तो गति का जो दूसरा समीकरण है उसी में ध्यान दीजिएगा। गति का दूसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब वी स्क्वायर बराबर ये हो गया 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर का मान 0 है, 2 ए और एस का मान निकालना। ए का मान मालूम है आपको कितना है? ए का मान है 2 और क्या निकालना था? एस का मान निकालना ना, तो 2 गुणित, हाँ 2 गुणित 1/30 है। अच्छा ए का मान 1/30 है ना, 1/30 है, 2 गुणित 1/30, 2 गुणित 1/30 मतलब 0 प्लस 2 गुणित 1/30 गुणित एस, ये कर दिया आप लोगों ने। और यहाँ पर क्या आएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 4 था तो एस बराबर आपका क्या आ जाएगा 6000 मीटर। और एस का मान कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर। एस का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, तो एस बराबर विस्थापन बराबर आपका आ गया 6 किलोमीटर। अतः रेलगाड़ी का जो त्वरण होगा 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा और इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी जो होगी 6 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं गति के समीकरण से। गति के समीकरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। पेपर में आते हैं और डायरेक्टली अगर आपको समीकरण याद है तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मैक्सिमम बच्चे अभी क्या कर रहे हैं मालूम, जो क्रैश कोर्स का हम लोग वन शॉट डाल रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। बट हम लोग जो इतना इसमें कवर करवा दे रहे हैं ना वो उनको पता ही नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर करा रहे हैं वो उनको अभी तक पता ही नहीं, चीजें पता ही नहीं है। तो उनको कम से कम वन शॉट को तो सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि क्या है ये लास्ट जो प्रिपरेशन टाइम होता है इसमें अगर हम पूरा पढ़ना चाहेंगे तो पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, पूरा अगर हम लोग कवर करना चाहेंगे तो पूरा कभी भी आप लोगों का जो है कंप्लीट होने वाला है नहीं। तो जो भी चीजें हम लोग यहाँ वन शॉट में करवा रहे हैं उसको आप लोग फोकस होकर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और एक क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब यू का मान कितना दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। दूसरा, यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है, हाँ के त्वरण से गतिशील है। मतलब ए का मान दे दिया कितना 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मान दे, ए का मान दे दिया। उसके बाद बोल रहा है 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मतलब हमको टी ज्ञात करना है और अंतिम वेग ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, यू भी गिवन है और ए भी गिवन है। अब हमको यू और ए अगर दोनों चीजें दी हुई है तो गति के कौन से समीकरण को लगाएंगे तो हमको वी मिल जाए। समय भी मालूम है आपको, टी बराबर कितना है 5। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। आपको ए भी मालूम है, टी भी मालूम है, यू भी मालूम है, डायरेक्टली आपको क्या निकालना है v। तो v बराबर u प्लस ए टी से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो u का मान कितना है 4 धन 2 गुणित इसका मान 5 है ना। तो ये क्या हो गया 4 धन 2 गुणित 5 कितना 10 धन 14। तो ये 14 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, अंतिम वेग। मतलब अंतिम वेग v, इसमें v की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी आपकी 14 मीटर पर सेकंड। साथ में ही आपको क्या निकालना है, उसके द्वारा तय की गई दूरी s का मान निकालना है। फिर आप इस इक्वेशन का यूज करिए, v का मान भी पता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, v का मान निकला 14 गुणित 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर धन 2 गुणित त्वरण कितना है आपका, त्वरण है 2, s कितना है आपको निकालना। तो s को जैसे 4 16 16 और 4 20, 20 में इधर पे आ जाएगी 100। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो s बराबर आपका आ जाएगा 45 मीटर। तो आपको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, बाकी ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। कभी आपको प्रारंभिक दूरी पूछ लिया, कभी आपको दूरी पूछ लिया, कभी वेग पूछ लिया, तो आप लोग को इस तरीके से इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें हमने बता दिया। अगला, अब आते हैं बेटा गति के नियम में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति का नियम, समीकरण हमने पूरे देख लिए, गति में जो भी समीकरण थे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आता है आपका गति का नियम। ऐसे ही 1 बाय 1 बहुत सारे चैप्टर्स है जो अभी हम लोग, लेकिन इसमें हमने पूरा इंपॉर्टेंट कवर करने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, अगला जो है ये हमारा क्या है, गति का नियम। गति के नियम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो गति का जो पहला नियम है, गति का पहला नियम बोलता है कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहती है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। ठीक है, गति का जो नियम था ये न्यूटन ने दिया था, है ना। किसने दिया था, गति के नियम किसने दिया था बताइए। हाँ, तो गति के नियम भी किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। उसने बोला कि यदि कोई वस्तु आराम की अवस्था में तो वह उसी अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति में रहेगी।
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही रहना चाहती है, मतलब वो रहना वही चाहती है, लेकिन हम लोग उस पर जबरदस्ती कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, तो वही चेंजेस हो रहा है। साथ ही में वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को ही क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, है ना। जो हम लोग अवस्था परिवर्तन करते हैं, और अवस्था परिवर्तन करने के पश्चात जो हम लोग वो जो वस्तु है वो विरोध उत्पन्न करती है, और जो विरोध उत्पन्न करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व मतलब, हाँ, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। विरोध, इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं ना, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है आराम की अवस्था का जड़त्व, जैसे कि मान लो गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है, और पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, ये क्या होता है, आराम का जड़त्व। कि कोई वस्तु आराम की स्थिति में, है ना, हम लोग जब बस वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो हम आराम से स्थिति में बैठे रहते हैं, एक स्थिति में हम लोग एक आराम से चीजों में बैठे रहते हैं, या फल लगे रहते हैं पेड़ में, और उसको जैसे ही हम लोग मारते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है, नीचे गिर रहा है। मतलब वो एक आराम की स्थिति में था और वो डायरेक्टली क्या में आ जा रहा है, गति की अवस्था में आ जा रहा है, तो चीजें जो चेंज हो रही है उसकी बात करते हैं, है ना। तो एक होता है आराम का जड़त्व, दूसरा उसी के साथ में होता है गति का जड़त्व। उसी के साथ में क्या होता है, गति की अवस्था का जड़त्व। एक होता है आराम का, दूसरा होता है गति की अवस्था का जड़त्व। गति की अवस्था का जड़त्व क्या, कि लंबी कूद में एक खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाने पर आगे की ओर धक्का महसूस करता है। अब कोई अगर कोई चीज मोशन में है ना, कोई चीज मोशन, जैसे कि एक लंबी कूद मारने के लिए, जैसे लंबी कूद मार करके वो एक जगह स्थिर होने वाला है, कोई भी एक व्यक्ति है, आप लोगों ने मैराथन्स वगैरह देखे होंगे कि हम लोग अच्छी लंबी कूद कर, मतलब दौड़ते हैं अच्छी तेजी से, उसके बाद में क्या करते हैं, कूद मार कर कूदते हैं और एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग गति से क्या हो जा रहे हैं, स्थिर की कंडीशन में आ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, गति का जड़त्व का एग्जाम्पल है। वैसे ही चलती हुई गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाने पर यात्री की ओर धक्का महसूस करती है ना, तो ये भी हमारा गति का जड़त्व है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं ना, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम से ही बल को परिभाषित किया जाता है। गति का जो पहला नियम है उसी से बल को भी परिभाषित किया गया, कि द्रव्यमान जो इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो उसी चीजें पूरी वस्तु में परिवर्तन। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही प्रभावी होता है। मतलब अगर द्रव्यमान बड़ा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, है ना। अगर बड़े द्रव्यमान की वस्तु को धक्का देने में हमको जितना बल लगेगा उतना ही बल क्या होगा, विपरीत स्थिति में उस इंसान पर लगेगा, उस इंसान पर लगेगा, ठीक है। तो जितना द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व उतना भी रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद। रबर की गेंद और लोहे की गेंद दोनों को अगर हम फेंक रहे हैं तो रबर की गेंद में ज्यादा जड़त्व होगा या उसमें ज्यादा जड़त्व होगा, तो ये भी आपका एक एग्जांपल है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, है ना। तो यहाँ पर आपका ये एक एग्जाम्पल होगा। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को कि गति की दो जड़त्व के दो नियम होते हैं, एक आराम का और एक विराम का, है ना। आराम की स्थिति से गतिशील होना, आराम का जड़त्व। गतिशील स्थिति से आराम हो जाना, आराम, ठीक है। तो ये इस तरीके से। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, गति के पहले नियम से संबंध रखता है। इसके द्वारा, जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन दिया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो इसके द्वारा बल की मात्रा का पता चलता है। अब गति का जो पहला नियम है उससे हम लोग बल की मात्रा का पता लगा सकते हैं क्या, नहीं, तो ऐसा कोई चीज नहीं। इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है, हाँ ये हो सकता है, बल की परिभाषा प्रदान की जाती है, ये पता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम लोग द्रव्यमान की चीजों में जब हम बल लगाते हैं, बल पर निर्भर करता है ना। तो जड़त्व कम ज्यादा हो सकता है, इससे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। तो गति के नियम में जो है इसके द्वारा बल का, हाँ हम लोग बल को परिभाषित कर सकते हैं, ये इसमें सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला नियम क्लियर हुआ कि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील ही रहेगी जब तक बाह्य बल उस पर कोई भी आरोपित न किया जाए। क्लियर है, ओके बेटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। गति के दूसरे नियम की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गति के दूसरे नियम की। बात करेंगे हम लोग गति के दूसरे नियम। गति का दूसरा नियम बोलता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। कि किसी भी वस्तु में जो संवेग है उसमें परिवर्तन करेंगे हम लोग, जो आरोपित बल के बराबर होती है। मतलब एफ बराबर क्या होता है,
एम ए। द्रव्यमान गुणित त्वरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में संवेग बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवेग। और संवेग की जो दर है उस पर आरोपित बल के बराबर होती है, तो एफ बराबर क्या हो गया, एम ए के बराबर होती है। ये चीज यहाँ पर गति का दूसरा नियम बोलता है। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। जो संवेग की दिशा होती है वस्तु पर जो भी हम आरोपित करते हैं बल, उसकी दिशा के समान होती है। दूसरा क्या है, इसे संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं, इसी को हम लोग संवेग आवेग का नियम कहते हैं। यह नियम हमेशा बल के सूत्र को प्रदान करता है। हाँ, तो फिजिक्स में जितना भी बल हम लोग डिस्कस करते हैं एफ बराबर एम ए से ही डिस्कस करते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल। तो यह नियम बल का सूत्र प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। एम इंटू वी, और वी को ही अगर हम लोग समय के साथ परिवर्तन का त्वरण होता है। पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी, है ना। तो त्वरण की जगह वेग आता है जब संवेग होता है, लेकिन अगर वेग में परिवर्तन हो जाता है तो वेग में परिवर्तन, अगर टी समय के साथ हम उसमें चेंजेस कर दे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। टी समय के साथ अगर मैं उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस कर दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, त्वरण, है ना। तो वो चीजें वहां से आ जाती, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो गया, एम इंटू वी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आवेग, इसी के बाद में नेक्स्ट क्या है, आवेग। आवेग क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों एक मात्रक समान होता है। आवेग को जे के ऊपर भार से दर्शाया जाता है, ठीक है। क्या बोला इसने, किसी वस्तु पर आरोपित बल, बल क्या होता है बेटा, एफ, है ना। किसी भी वस्तु के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं, और उसके समयांतराल के गुणनफल को, और बल में एक समयांतराल का गुणनफल कर रहे हैं, तो उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग। तो जे बराबर बार के ऊपर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आवेग को। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान होता है। जो मात्रक आवेग का होता है वही मात्रक क्या होता है, संवेग का भी होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोगों को आवेग भी समझ में आया होगा। साथ ही में आगे और देखते हैं इसमें, आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। जो भी आवेग होता है किसी भी वस्तु में होने वाली आ, जो हानि है उसके समानुपाती होता है। और बल कोई बल क्रमानुपाती बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन कर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से एफ बराबर क्या आता है, डी एम वी अपॉन डी टी एम ए। तो ये क्या होता है, गति के दूसरे नियम में आपको आवेग और संवेग का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है ना। जो गति का दूसरा नियम है उसी में आपको आवेग और संवेग का जो है चीजें क्लियर करना पड़ता है, और बल संवेग में परिवर्तन की दर इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब आगे कुछ ऊर्जाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। संवेग और गतिज ऊर्जा में अगर मैं संबंध निकालूं, संवेग क्या होता है, एम इंटू वी, एम इंटू वी होता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के ई बराबर हाफ एम वी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्यमान और वेग गुणनफल आधी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं चेंजेस करूँ तो फिर इसी को रिप्रेजेंट करके पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, ठीक है। तो यहाँ से आपकी चीजें हो जाती है। यहाँ लिखा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग की समानुपाती होती है। ये तो गलत है, सही है। मतलब जो संवेग का वर्ग, गतिज ऊर्जा जो है संवेग के वर्ग की समानुपाती होती है। गति का दूसरा नियम बल की मात्रा प्रदान करता है, राइट। आवेग की मात्रा वस्तु में होने वाले परिवर्तन, होने वाली हानि के समानुपाती होता है, ये भी राइट है आपका। संवेग एक क्या है, अधीश राशि। संवेग क्या है, एक सदिश राशि, लेकिन यहाँ लिखा है क्या है, अधीश राशि लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गति का जो है नियम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। अगला देखेंगे, गति के दूसरे नियम के कौन कौन से उदाहरण है। अब उदाहरण भी आ जाते हैं ना एग्जाम में, डायरेक्टली उदाहरण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो गति के दूसरे नियम का कौन कौन सा उदाहरण है वो देखा जाएगा। गति के दूसरे नियम का उदाहरण देखें तो गति का जो दूसरा नियम है वो इस तरीके से कि कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों के पीछे की ओर खींचना। कि अगर हम कैच को लपकते हैं ना, बॉल आ रही है तो क्या करते हैं, क्रिकेट में स्टेडियम में जो है वो इस तरीके से कैच लेते हैं। तो इस तरीके से कैच को लपकने की जो कोशिश करते हैं पीछे की ओर, हाथ को जो खींचते हैं, वो हमारा गति का दूसरा नियम है। उसी के प्रकार खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है। जब वो रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है। साथ ही अगर जब वो सख्त सतह पर गिरता है तो उसे अधिक चोट लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है ना। ये भी गति का क्या है, दूसरा नियम है, फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ में अगला है गति का तीसरा नियम।
गति का क्या है? तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम है, यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बल के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा की ओर एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो यह नियम, गति का तीसरा नियम, यह नियम दो वस्तुओं के साथ लगने वाली एक पारस्परिक बल का अध्ययन है। प्रत्येक क्रिया के साथ एक विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, वही चीज में बताएगी। जैसे मैं इस बोर्ड को अगर मैं मार रहा हूँ, इस बोर्ड को अगर मैं टच कर रहा हूँ तो बोर्ड भी मेरे ऊपर एक बल लगा रहा है। जब मैं बोर्ड पे बल लगा रहा हूँ तो बोर्ड भी मेरे ऊपर बल लगा, तो क्या हो रहा है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लग रहा है। वही क्या होता है आपका गति का तीसरा नियम। ठीक है, जैसे रॉकेट प्रक्षेपण, गोली, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, ये क्या है? रॉकेट प्रक्षेपण है। तैराक द्वारा हाथों व पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना, ये भी गति रॉकेट प्रक्षेपण का है ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है गति के तीसरे नियम की। जैसे कि एक रॉकेट है, तो रॉकेट क्या करता है बेटा? पीछे की ओर पहले बल लगाता है, पीछे की ओर क्या करता है? बल लगाता है, फिर ऊपर की ओर उड़ता है। फिर क्या होता है? एक ऊपर की ओर उड़ता है ना। ये मान लो एक रॉकेट है, ये क्या आपका एक रॉकेट है, तो भाई रॉकेट को उड़ने के लिए भी पहले पीछे नीचे की ओर बल लगाना पड़ेगा। नीचे की ओर बल लगा करके क्या हो रहा है? वो ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो यहाँ पर रॉकेट चीज बताएगी। गोली चलाते हैं हम लोग, बंदूक चलाते हैं, तो पीछे की ओर हमारा धक्का होता है, कंधा जो है पीछे की ओर धक्का लगता है, वो भी हमारा वो चीज है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। अब इसमें अलग अलग विधियां होती है, जैसे गुणात्मक विधि होती है, मात्रात्मक विधि होती है, और तीसरे लॉ के लिए बलों के बारे में जानकारी। फर्स्ट लॉ जो है गुणात्मक विधि द्वारा निकाला जाता है, सेकंड लॉ में मात्रात्मक विधि बताई जाती है, थर्ड लॉ के हेल्प से हम लोग बलों के बारे में हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना, कौन कौन से इसमें बल होते हैं। अगला देखते हैं अब बल क्या होता है। मैं बहुत देर से बल 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 बोल रहा हूँ अभी तक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे की अभी नींद खुलती है ना। बहुत सारे बच्चे अभी उठ करके आए, सर अब हमको पढ़ना है, सर नोट्स दे दीजिए, सर कैसे करूँ, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। भाई लास्ट में अब इनके लिए यही बताना पड़ता है कि बस इनको ऊपर ऊपर बता दो चीज़ों को। अब वो मैक्सिमम मैक्सिमम 100 नंबर भी अगर ला देते तो पास तो हो जाते है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देखना चाहिए। बल क्या होता है? बल को हम लोग इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गति या आराम की अवस्था में परिवर्तन लगाता है, ये परिवर्तन लाने का प्रयास करता है ना, बल को ही कहते हैं। दूसरा, ये एक सदिश राशि है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एक क्या है? ये सदिश राशि है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वस्तु का द्रव्यमान क्या है? एम है, और त्वरण क्या है? ए है, और इनके दोनों के बराबर क्या होता है? एफ। मैंने तभी बताया था आपको, नियम बताया था जब भी मैंने आपको बताया था, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। तो यहाँ पर किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी देने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें बताई गई है। ठीक है, जैसे बल का परिमाण, बल के कार्य करने की दिशा, वो बल बिंदु जिस पर बल कार्य करता है वो, तो बल का परिणाम पर निर्भर करता है, बल के कार्य करने की दिशा पर, और बल बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है उस पर निर्भर करता है। मतलब जो भी बल है, परिमाण कितना है उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें। बल का अगर मात्रक की बात करें तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, और एफपीएस पद्धति में होता है पाउंड। अभी बताया था मैंने, पाउंडल। ठीक है, तो एफ बराबर क्या है अभी? एम ए, और एम अगर मान लो कोई एक वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ठीक है, और इस पर त्वरण क्या लग रहा है? 1 किलोमीटर, 1 मीटर पर सेकंड का इनवर्स अगर के ऊपर 2 की घात है ना, तो इसमें 1 न्यूटन बराबर की था, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के ऊपर 5 डायन, है ना, 5 डायन। तो यही ऑफलाइन सेंटर में एक दिन ऐसी मजाक की बातें हुई थी। हमारे यहाँ बच्चे हैं, तो एक बच्ची के ऊपर ऐसी मजाक की थी, तो वही 1 न्यूटन बराबर, तो वो उसका नाम ले दिया था। तो डायन मतलब एक चीज वो हो जाती, 10 के ऊपर 5 डायन, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती। तो बल के चीजें आपको पता चल गई कि बल क्या होता है? एम इंटू ए होता है। लग रहा है बल की अगर जानकारी प्राप्त करें तो उसका परिणाम देखना पड़ेगा, उसकी दिशा देखना पड़ेगा, और एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ से, तो इसका मतलब प्रकृति में 4 मूल बल पाए जाते हैं। अगर हम लोग एक नेचर में बात करें कि बल अगर बात करें तो हमारे इन नेचर 4 तरीके के बल हमारे एक्ट करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा बल है? पहला आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में कोई दो वस्तुओं के मध्य उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल है। या दो वस्तुओं का आपस में एक दूसरे को आकर्षित करना भी क्या है? ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का ही एग्जाम्पल है। यह बल वस्तुओं के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, कि वस्तुओं के मध्य की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। ये प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कमजोर बल है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कमजोर बल है। मान लो कोई ये दो वस्तुएं रखी, दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जैसे ये
M1 M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे को और अपने ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल ये लगता है। दूसरा बोलता है कि जो द्रव्यमान है ना, जो उसमें जो बल लग रहा है, ये बल के मतलब जो द्रव्यमान है उनकी समानुपाती होती है, गुणनफल की समानुपाती होती है, और जो उसमें दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डी दूरी तय कर रहे हैं उनके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल निकलता है F बराबर G mm M1 इंटू M2 डी स्क्वायर, क्या होता है F बराबर G M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर। यह क्या है गुरुत्वाकर्षण, अब भी पढ़ाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में, अभी बस 3-4 दिन पहले या कुछ दिन पहले ही मैंने ये सारी चीजें वहां पर कवर कराया ऑफलाइन सेंटर बच्चों को। ठीक है, तो G बराबर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 किलोग्राम इनवर्स। ये क्या होता है इसका मात्रा, मतलब ये मान होता है, ये G का मान आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताइए, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान ये आपका ये होता है। इस बल के माध्यम से विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जाती है, इस बल के माध्यम से हम लोग विभिन्न जितनी भी हमारी घटनाएं होती है उनका हम लोग व्याख्या करते हैं। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, ये क्या है, पहला हमें पृथ्वी से बांध कर रख के रखता है। दूसरा क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, इसी बल का एग्जाम्पल है। थर्ड क्या है, पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी हमारा क्या है, ये इसी बल का है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में अगर हम पृथ्वी को बांध कर रख रहे हैं, हाँ ना, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, जैसे हम आज स्थिर खड़े हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, क्या है, एक स्थिर तरीके से खड़े हुए हैं, तो किस वजह से भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, कि ना तो हमारे पीछे ज्यादा बल लग रहा है ना आगे, ये एग्जैक्ट बल लग रहा है जिसकी वजह से हम क्या है खड़े। तो ये भी क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल। फिर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी क्या है बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी बल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके यहाँ से हमने गुरुत्वाकर्षण बल। अगला बात करेंगे इसमें पलायन वेग, इसमें एक चीज आ जाती है आपका पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग होता है वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को पार कर जाती है। एक हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी में एक डिस्टेंस पर गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है ना, यहाँ पर एक पूरी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहां पर ऊपर जाने पर पृथ्वी जो है उस वस्तु को आकर्षित नहीं करती, जिसके ऊपर अगर हम पृथ्वी इस वस्तु को ऊपर फेंक दे तो पृथ्वी अपने और आकर्षित नहीं करती, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पलायन वेग। तो जिस वेग से उस वस्तु को फेंका गया है वो हमारा क्या होता है, वो पलायन वेग होता है, और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गई ना। तो पृथ्वी पर पलायन वेग होता है बेटा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इनवर्स। ये पलायन वेग का मान है कि अगर पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का इनवर्स। ठीक है, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। साथ ही में चंद्रमा का पलायन वेग की बात करें, चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो क्या है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड का इनवर्स है ना। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का पता चल गया। और ये वी बराबर क्या होता है, इसका जो वेग होता है इसको √2g से दर्शाते हैं, जिसमें जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और RE क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अभी मैंने पृथ्वी की त्रिज्या भी बताया था ऑफलाइन सेंटर में, तो कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन सेंटर का यहाँ देख रहा होगा तो पृथ्वी की त्रिज्या लिख करके यहाँ पर हमको कमेंट करेगा। क्लियर है, पृथ्वी की त्रिज्या लिख के रखे, डायरेक्टली आपको कमेंट करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दुर्बल नाभिकीय बल। तो पहला आपका कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल में पलायन वेग के बारे में देखा आप लोगों ने, और क्या क्या सारी चीजें, गुरुत्वाकर्षण बल की इक्वेशन देखा, विधेयतांक का मान देख लिया, कैपिटल जी का मान। दूसरा जो बल आता है आपका दुर्बल नाभिकीय बल होता है, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसमें पहली चीज क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा बीटा कणों के मध्य लगने वाला बल ही क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल होता है ना। रेडियो पदार्थ, जैसे रेडियो पदार्थ क्या हो सकते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में जो काम होते हैं उसमें से अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है ना, तो वो रेडियो पदार्थ में, अभी आप लोग को उतना इजी समझना नहीं, तो उससे जो अल्फा बीटा कणों के माध्यम से जो बल लग रहा है उसको हम लोग दुर्बल नाभिकीय बल कहेंगे। उसके बाद इस बल का परास बहुत ही कम होता है, परंतु ये गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। परास जो है कम होता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक ये प्रभावी होता है। साथ ही में ये विद्युत चुंबकीय बल भी होता है ना, ये हो गया दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये समझ में आ गया, अल्फा बीटा कण के में जो बल लगता है उसको दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिक में लगता है। तीसरा बल है आपका बेटा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, आप लोगों ने एक बेसिक एग्जांपल देखा होगा कि कभी कभी बोलते हैं कि रेल की पटरियों के नीचे से जो हेडफोन्स है वो लगा के कभी नहीं जाना चाहिए। साथ ही में रेल की पटरियों के पास में कोई ऐसी, अगर जा रहे हो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे तो उनके पास में ऐसी कोई लोहे की वस्तु ने ले जाना चाहिए जो कि आकर्षित, तो क्या होता है जो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के अकॉर्डिंग उसमें जनरेट होता है एक मैग्नेटिक फोर्स।
और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है ना, कोई भी एक वस्तु उसको अपनी ओर आकर्षित करने का वो क्या करता है, काम करता है। तो जो आकर्षित करने का काम करता है वही क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है। आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है आपने। हाँ, ये बल दो आवेशों में के मध्य लगता है, जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के मध्य। समान आवेश एक दूसरे को अपनी ओर विकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ट्रांसफार्मर में माइनस नेगेटिव साइन है और आप प्लस साइन लेके जा रहे हो तो आप लोग को अपने ओर खींच लेता है, होता है कभी कभी, देखिएगा एग्जाम। इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं, इसे कूलाम का नियम। विद्युत चुंबकीय बल में जो है समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल से अधिक प्रभावी होता है। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण बल और दुर्बल नाभिकीय बल से प्रभावी होता है भाई, क्योंकि विद्युत की बात है, डायरेक्ट भूरा बन जाता है, चूरा हो जाता है बिल्कुल। तो ये विद्युत की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अगला है आपका प्रबल नाभिकीय बल। यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है ना। ये बल जो है प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य में लगता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में लगता है। इस बल के कारण ही नाभिक कभी टूटता नहीं है ना, नाभिक कभी भी ब्रेक नहीं होता इस बल के कारण। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है ना, जो हमारी प्रकृति उसमें सबसे पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल होता है। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल हो गया, कहाँ से, प्रोटॉन से प्रोटॉन तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। ठीक है, इसी के बाद में आगे डिस्कस करेंगे बलों के प्रकार के बारे में, डिस्कस करते हैं कि बलों को कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरीके से बलों के प्रकार को डिस्क्राइब। अगर बात करूं बेटा बलों के प्रकार की, तो बलों के प्रकार में एक होता है संतुलित बल, है ना। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो तो संतुलित बल कहते हैं। कि एक वस्तु पर देखिए डिफरेंट टाइप के बल एक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट में वस्तु है एक, मान लो उसमें F1 बल भी लग रहा है, F2 बल भी लग रहा है, F3 बल भी लग रहा है, F4 बल भी लग रहा है ना, चारों तरफ से बल लग रहा है। और क्या हो रहा है, जब इसका हम लोग परिणाम निकालते हैं, परिणाम निकाल रहे हैं, जब हम इसका एग्जैक्ट उसका क्या रिजल्ट क्या निकला वो निकालने की कोशिश करें, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर क्या हो रहा है, 0। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, संतुलित बल। इसको क्या बोलते हैं, संतुलित। ठीक है, तो इस अवस्था में वस्तु गति नहीं करती, और ये कंडीशन क्या है, इस अवस्था में कभी भी वस्तु क्या नहीं करती, गति नहीं करती। दूसरा क्या है, असंतुलित बल। दूसरा क्या है आपका, असंतुलित बल। जब वस्तु पर एक साथ कई सारे बल कार्य कर रहे हैं तथा उनका परिणामी बल शून्य ना हो, और असंतुलित बल कहते हैं। जब वस्तु है, कोई एक वस्तु है, उस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, और जब हम उसका परिमाण निकाल रहे हैं, जब पूरे बलों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो उसमें जो है वो 0 नहीं आ रहा है। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज कॉल्ड क्या, असंतुलित बल। इसी को क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं, इसको बोलते हैं संतुलित बल। आया, क्लियर हुआ, क्लियर है बेटा। इस अवस्था में वस्तु गति करती है, और जब ये चीजें होती है तो इसमें गति करती है, इसमें गति नहीं करती, इसमें गति करती है, तो भाई चीजें होती है। ठीक है, अगला जो बल है आपका घर्षण बल है। घर्षण बल भी मैंने पढ़ाया हूँ बहुत डीप में, तो घर्षण बल के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि घर्षण बल एक्चुअली होता क्या है। अब वो फिजिक्स में जो हमने क्लासरूम में नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें जो है चीजें, उसमें सेपरेट सेपरेट दिए। घर्षण बल के बारे में अलग चीजें दी है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अलग चीज दी है, तो उसमें अलग अलग चीजें हुई, ताकि यहाँ पर इसको डिस्कस। तो घर्षण बल, जब बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध करता है, कि एक भाई यहाँ से एक बल लग रहा है, यहाँ पर एक बल लग रहा है ना। घर्षण क्या होता है, अभी मैंने ऑफलाइन सेंटर के बच्चों को बताया, घर्षण दो वस्तुओं के मध्य लगता है। अगर उसमें तो किसी भी हमको पृथ्वी की सतह पर चलना, तो घर्षण बल हेल्प से हम चल पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो केवल खड़े रख रहे हैं, चलने के लिए उस घर्षण बल है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। अगर मान लो कोई वस्तु इस तरीके से गति करे, तो घर्षण बल क्या होगा, इस तरीके से इस साइड में लगेगा, है ना। कोई हम लोग वस्तु इस तरीके से बल लगा रही, तो वो इस साइड में लगता है। तो मतलब दो वस्तुओं के मध्य में अब क्या हो रहा है भाई, एक वस्तु ऐसी जाना चाह रही है, एक वस्तु उसको ऐसा लाना चाह रही है ना, आगे की ओर जा रहा है। तो ये क्या होगा, घर्षण बल लगता है। दोनों के मध्य में जो बल लगता है उसे घर्षण। यह बल वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकनी सतह वाली वस्तुओं से घर्षण बल कम होता है, और खुरदुरी सतह वाली वस्तुओं पर घर्षण बल अधिक होता है। यही चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था क्लास में, कि जो चिकनी सतह वाले जितनी भी वस्तु होती है, उसमें घर्षण बल का मान क्या होता है हमारा, अधिक होता है, नहीं कम होता है। और जो खुरदुरी सतह होती है उसमें कम होता है। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीमांत। सीमांत लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं इसको। यह बल दो स्थिर वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। यह बल जो है दो स्थिर वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। दूसरा क्या है, सर्पी, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोशन। यह बल उस समय कार्य करता है जब एक वस्तु को दूसरी सतह से पर गति करती है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, स्लाइड करने का काम कर रहे हैं, जब ये वाला बल कार्य करता है। लेकिन सीमांत में क्या होता है,
दो वस्तुओं के मध्य कार्य करेगा। सीमांत मतलब भाई, हाँ बस रखा हुआ है और दोनों वस्तुओं के मध्य कार्य है। वह लोटनी घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लौटती है तो वह बल कार्य करता है, तो जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं। ठीक है, अगला, एक समान सतह के लिए सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल के समाधिक होता है। एक समान सतह अगर दी हुई है तो जो सर्पी घर्षण का मान होगा वो लोटनी घर्षण के मान से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। जो सर्पी घर्षण बल हमेशा सदैव एक क्या, लोटनी घर्षण के बल से अधिक होगा, जिसमें हम लोग सर्पी घर्षण मतलब सांप की जो दिशा सर्पान है, सीमांत वही। इसलिए मशीनों के कल पुर्जों को नष्ट होने के लिए बचाने के लिए बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं। इसलिए जो है मशीनों की बॉल बेरिंग क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि एक समान सतह के लिए सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल के अधिक होता है। तो इसी का एग्जाम्पल है कि मशीनों के जो कलपुर्जे होते हैं उन लोगों में हम लोग बेरिंग का यूज करते हैं मशीनों में, अगर मोशन करवाना है तो, है ना। तो ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अगला देख रहे हैं, मशीनों के कलपुर्जों को इस बल से बचाने के लिए उसमें स्नेहक का प्रयोग किया जाता है ना, स्नेहक या फिर ग्रीस, या फिर क्या ग्रीस, है ना, इनका हम लोग यूज करते हैं मशीनों के कलपुर्जों को बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें, जैसे इसमें 20% हीट है, चलना दौड़ना स्क्रू जो भी चीज है वहां पर हम लोग जो इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बल क्लियर हुए। कौन कौन से नाभिकी बल दिखा हमने, प्रबल नाभिकी बल देखा, फिर नाभिकी बलों को और डिस्कस किया डीप में, और बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने क्लियर की। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। आगे बात करेंगे बेटा उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावन बल, अब ये जो लेक्चर है ये मैथ्स वाले भी देख सकते हैं, जो पीसीएम ग्रुप से दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं, है ना, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता, इसी को बोलते हैं ब्यावंसी फोर्स। किसी द्रव का वह गुण जिसके द्वारा उसमें डूबी गई वस्तु ऊपर की ओर एक बल का आभास कराती है। कोई वस्तु में किसी वस्तु को हमने कहीं पर डुबाया है और वो क्या कर रही है, आभास करा रही है कि वो ऊपर की ओर बल लगा रही है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। यह ऊपर की ओर लगने वाला बल है। ऊपर की ओर मतलब कि यहाँ पर हमने कोई वस्तु को डुबाया, यहाँ पर पानी, ये ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रही है, ऊपर की ओर जो फोर्स लगा रही है उसी को उत्प्लावन बल से। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात वस्तु का भार जो नीचे की ओर कार्य करता है ना, वो पहला हुआ। गुरुत्वाकर्षण की वजह से वस्तु के नीचे की ओर मतलब खींचने का काम कर रहा है, और दूसरा उसमें उत्प्लावन बल, द्रव का और उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर कार्य करता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी द्रव में किसी भी वस्तु को अगर हम लोग डुबाएंगे तो एक बल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करेगा और एक उत्प्लावन बल क्या हो, ऊपर की ओर कार्य करेगा। जो वस्तु में दो टाइप के जिसमें क्या करते हैं, बल एक्ट करते हैं। तो ऊपर की ओर कर रहा है उत्प्लावन बल और जो नीचे की ओर कर रहा है उसको, ठीक है। क्लियर चीजें यहाँ तक, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। वस्तु का भार उत्प्लावन बल जो होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। जब भी किसी भी वस्तु का जो भार होता है डुबाने पर, वो उत्प्लावन बल से क्या होता है, अगर ज्यादा हो तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर उत्प्लावन बल से ज्यादा है वस्तु का भार तो वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है, वस्तु का कोई भी अगर भार है वो उत्प्लावन बल से कम है, तो आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी, मतलब आधी डूब जाएगी और ऊपर ऊपर तैरेगी। जब क्या है, उत्प्लावन बल लग रहा है थोड़ा ज्यादा है वस्तु के भार से। तीसरा क्या है, अगर वस्तु का भार है उत्प्लावन बल के बराबर होती तो पूर्णतः वस्तु तैरेगी, मतलब ऊपर ही रहेगी, पानी की सतह के ऊपर रहेगी। ये चीजें आपको याद रखना है कि उत्प्लावन बल अगर कम है तो वस्तु डूब जाएगी, उत्प्लावन बल अगर अधिक है तो वस्तु तैरेगी, और उत्प्लावन बल अगर बराबर है तो पूर्णतः बराबर होगी, है ना। तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। इसी के बाद में आता है बेटा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब ये देखिए द्रव्य की बात करें तो द्रव में आर्किमिडीज आ गया। आर्किमिडीज ने फिर बॉल के सिद्धांत दिए, तो ये चीजें आपको, आर्किमिडीज ने कहा कि द्रव में डूबी हुई वस्तु जितने द्रव को विस्थापित करती है उसका भार उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के समान होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वाटर लेवल लिया, यहाँ पर क्या लिया हमने, एक वाटर लेवल लिया, और यहाँ पर एक वस्तु को मैंने डाला जिसके m द्रव्यमान है। जैसे ही मैंने m द्रव्यमान की वस्तु को यहाँ पर इंसर्ट किया, तो यहाँ से कुछ क्या हुआ, पानी की बूंदे बाहर आ गई। ये क्या है, यहाँ से डूबने के पश्चात पानी की बूंदे बाहर आ गई, तो यहाँ पर उतना ही पानी की बूंदे मतलब उतना ही पानी बाहर आएगा जितना कि इसका द्रव्यमान है, जितना कि इसका क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान पानी के निकलने, जितना पानी निकलेगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। जितना पानी वहां से निकलेगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यही क्या आर्किमिडीज ने कहा। इसमें जो है हाइड्रोमीटर, घनत्व मापन के लिए द्रव मतलब घनत्व
मापन या द्रव मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि द्रव मापने के लिए किसका यूज किया जाता है आप लोग का, हाइड्रोमीटर। मतलब द्रव को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, हाइड्रोमीटर का। यहाँ से ये चीज भी आ गई, ठीक है। लैक्टोमीटर का यूज दूध की अपेक्षता, यहाँ पर आर्किमिडीज ने कहा लैक्टोमीटर का यूज करते हैं दूध का अपेक्षिक घनत्व, दूध का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम लोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का पानी मापने के लिए, और दूध का अगर अपेक्षिक घनत्व मापना है तो हमारा क्या इलेक्ट्रोमीटर है। अब इसके बाद में अभिकेंद्री बल, इसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स। जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही है ना, अभिकेंद्री बल क्या होता है, जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्री बल है। मतलब एक वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रही है वस्तु, गति कर रही है, और यहाँ पर केंद्र की ओर अंदर की ओर लग रहा है ये बल, है ना, केंद्र की ओर अंदर की ओर लग रहा है, तो उसे हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल का मान F बराबर mv² अपॉन आर होता है। इस बल का मान F बराबर mv² अपॉन आर होता है। घुमावदार रोड बाहर की तरफ से ऊंचे इसी बल के सिद्धांत पर रखे जाते हैं ना। जो घुमावदार रोड होते हैं तो बाहर की सतह पर सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज करते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी एक अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल। मतलब अभिकेंद्री बल क्या होता है, हमेशा केंद्र की ओर लगता है। कोई भी वस्तु अगर मोशन कर रही है वृत्ताकार मार्ग में तो केंद्र की ओर, जैसे मेरे चारों ओर क्या कर रहा है, कोई एक वस्तु गति कर रही है तो मेरे और में क्या करेगा, वो बल लगाएगा, अंदर की ओर बल लगा रहा है ना। बाहरी अवस्था में गति कर रही है तो वो अंदर की ओर जो बल लगा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सॉरी अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अच्छा हाँ, और केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय, और अपकेंद्रीय मतलब अंदर, क्या बताना, हाँ अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर, ठीक है। उसके बाद आता अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय समझ में, अपकेंद्रीय जब एक वृत्ताकार, चलिए इसको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको डेफिनेशन याद रखना है, एक लाइन। अभिकेंद्रीय बल उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही तो बाहर की ओर की तरफ एक बल लगाती है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल एक आभासी बल है जिसे पिस्यूडो फोर्स कहते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को साफ होने के लिए कौन सा बल लगाते हैं, अपकेंद्रीय बल। मतलब फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। मतलब बाहर की ओर फोर्स लगता है ना, बाहर की ओर फिर अंदर की ओर, दो फोर्स लगता है। दूध से क्रीम अलग करने के लिए मशीन इसी सिद्धांत का कार्य करता है। मतलब अगर दूध से हम क्रीम को अलग करना है तो भी हम अपकेंद्रीय बल का ही उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक वस्तु में वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है और बाहर की ओर तरफ ही लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला। मतलब एक पदार्थ है, इसमें डिफरेंट टाइप के अणु है आपस में, आपको पता है वो बचपन में आप लोगों ने पढ़ेंगे। जो ठोस, द्रव और गैस है वो आपस में बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना। तो दो अणुओं के मध्य में क्या होता है, एक बल लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, ससंजक बल। पृष्ठ तनाव इसी बल पर आधारित होता है। जो पृष्ठ तनाव होता है ससंजक बल पर आधारित, ठीक है। साथ ही में होता है एक आसंजक बल। आसंजक बल को एडहेसिव फोर्स। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल कहलाता है। मध्य लगने वाला, ये मध्य लगने वाला विभिन्न अणुओं के मध्य में, और अणुओं के मध्य लगने वाला नहीं। एडहेसिव फोर्स होता है मतलब दोनों एक दूसरे के मध्य में जो लगता है उसको एडहेसिव फोर्स, और एक दूसरे के अपोजिट में जो लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। पदार्थों के अणुओं के मध्य। अच्छा, ये विभिन्न अलग अलग पदार्थों में उसमें एक ही पदार्थ के मध्य लग रहा है, हाँ चीजें साफ एक पदार्थ के मध्य लग रही तो उससे वो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग का है गुरुत्व, केपलर के नियम है, और इसी तरीके से वन बाय वन आपकी बहुत सारी अभी चीजें बची हुई है। तो हम लोग आज यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, कहाँ तक, बल तक, हाँ यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कल से हम लोग जो है फिर नेक्स्ट कर लेंगे, क्योंकि क्या है एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ें फिर आप लोग को भी एक्टिव हो जाएगी पढ़ने के लिए। तो चलो मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करवा देता हूँ, इसके बाद में हम क्लास को यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स हैं फिजिक्स में। तो कल एक क्लास और ले लेंगे फिर खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाना है क्या, नहीं जाना है। गुरुत्व, ग्रेविटी, वह बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर मतलब केंद्र आकर्षित करती है उसे गुरुत्व कहते हैं। इस बल से उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है। मतलब पृथ्वी में जो मान होगा वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। जिससे मैं पृथ्वी पर 80 kg का हूँ तो वहां जाने के बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, 1/6, मतलब 80/6 हो जाएगा। तो चीजें वहां पर चीजें हो जाएंगी, है ना। जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है जी का मान अधिकतम होता है कब, ध्रुवों पर। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगर विषुवत रेखा पर बात करें तो जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर जी के मान में कमी आती है। जी का मान पृथ्वी की
घूर्णन गति पे बढ़ने पर घटता बढ़ता है तथा इसे घटने बढ़ता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अगला है फिर केपलर ने नियम दिया ग्रहों की गति के बारे में, अलग अलग नियम दिया है ना, केपलर का भी देख लेते हैं और फिर इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं और आज की क्लास को भी हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे और कल जो बचे हुए चैप्टर्स हम कल डिस्कस कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वन बाय वन, क्योंकि क्या हुआ क्रैश कोर्स में इतना तेजी से पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को, ये वन शॉट रिवीजन इसी तरीके के होते हैं। केपलर की ग्रहों की गति के नियम में कक्षाओं का नियम होता है। पहला, ग्रह के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है जिसके किसी एक फोकस पर सदैव सूर्य विद्यमान रहता है, ठीक है। केपलर ने कहा कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार गति पथ पर गति करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, वृत्त के चारों ओर वो अंडाकार मार्ग पर गति। केपलर ने ऐसा कहा, केपलर ने कहा कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार गति कर रहे हैं, वृत्ताकार मार्ग पर, गलत बोला था लेकिन अंडाकार कर रहे हैं, किसी एक फोकस पर सदैव सूर्य विद्यमान रहता है, एक फोकस पर जो सूर्य विद्यमान रहता है। फिर इसमें क्षेत्रीय वेग का नियम, क्षेत्रीय वेग जब सूर्य को ग्रहों की स्थिति से एक रेखा द्वारा जोड़ा जाए तो यह रेखा समान समय में समांतराल दूरी तय करेगी, है ना, कि एक सूर्य यहाँ पर पृथ्वी है या अलग अलग ग्रह हैं, इनको एक समान रेखा पर अगर जोड़ा जाए तो ये सभी एक समान समय पर क्या करेंगे, गति करेंगे, इसमें ऐसा बोला था, क्षेत्रीय वेग है। अगला है परिक्रमण काल। यदि किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। इसका जो इक्वेशन है टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर इस ए के क्यूब के बराबर, जितना समय लग रहा है उस त्वरण के क्यूब के बराबर है। ए उस दर्घ्याकार वृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष है जिससे ग्रह गति करता है, ठीक है। ए बराबर ये वह ग्रह जिस पर जी सबसे अधिक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक है, वो है बेटा जुपिटर, जुपिटर है ना, जो जी है सबसे अधिक है वो जुपिटर। जुपिटर प्लूटो में 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है जी का मान है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। केपलर ने ये कहा क्षेत्रीय वेग का नियम और ये परिक्रमण का। तो यहाँ तक आज हम लोग क्लास को एंड करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। साथ ही में कल से जो हम लोग कार्य, अभी हम लोग का बचा है कार्य, बचा हुआ है, कार्य में डिस्कस करूँगा। इसके बाद में ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा और बहुत सारे चैप्टर अभी बचे हैं, शक्ति बचा है आप सभी का, और ये तरंग बची हुई है, तरंगों के बारे में पढ़ना है अभी हम लोग को, है ना। और ये सारी मतलब पूरी पीडीएफ में इसकी कवर करवाऊंगा आपको फिजिक्स की। तो कल की क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे पूरा, है ना, लेकिन पढ़ेंगे पूरा बेटा, पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि नंबर लाना है, रिजल्ट लाना है, हम लोग को क्या करना है, रिजल्ट लाना। तो रिजल्ट आने के लिए जितना भी सिलेबस है हम लोग पूरा इसमें कवर करवाएंगे। बहुत बड़ी पीडीएफ है लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा कल पूरा हो जाए, है ना। इसी के बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी आपके वन शॉट रिविजन आने वाले हैं। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और जितने भी आपके वन शॉट रिविजन आएंगे वो सारे मैं वन बाय वन कवर करवाने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी फिजिक्स हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, वन शॉट में हम लोग पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, ओके, मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, ओके।